वेलकम बैक टू रीडिंग सेशन नंबर 3। हम पढ़ रहे हैं सेपियंस बाय प्रोफेसर युवल नोआ हरारी एंड हम पहले ही चैप्टर में 4th पैराग्राफ पहुंचे हैं, एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस। सो इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया अबाउट द बिग बैंग। इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगा। बिग बैंग से कैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगर आप देखना चाहो तो इसी प्लेलिस्ट में देख लो आप। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि दिस बुक इज बेसिकली एक हिस्ट्री सब्जेक्ट का बुक है, बट ऐसा हिस्ट्री शायद ही आपने कभी सुना होगा, क्योंकि दिस इज मोर देन हिस्ट्री, इट्स बेसिकली स्टोरी बुक, द स्टोरी ऑफ अस। आपने थंबनेल में भी देखा, कहानी हमारी और आपकी। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग फोकस करने वाले हैं इंसान के हिस्ट्री पे, लाइक कैसे इंसान बंदर से होमोसेपियन बना एंड क्या क्या चेंजेस आई, जो कि हमारे हिस्ट्री बुक्स में माना ही नहीं जाता कि हिस्ट्री है, वो छोड़ दिया जाता है। बस इंसान आसमान से आके कहीं से टपके, ये हमारा एक आइडिया बन जाता है, बट ऐसी बात नहीं है। इंसान भी ये एवोल्यूशन के प्रोसेस से बहुत लंबे दौर से गुजरते हुए आया है। उसी चीज़ के बारे में इस बुक में ज़्यादातर दिया है कि हमारा सोसाइटी, हमारा लैंग्वेज, हमारा इंटरेक्शन, हमारा सोशल बिहेवियर, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ये कैसे डेवलप किया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंसान को भगवान ने ऐसे हाथ ऐसे किया और हाथ से निकल गया इंसान इतना बड़ा वेल डेवलप्ड। ऐसा नहीं है। इंसान को भगवान ने नहीं बनाया, इंसान को नेचर ने बनाया है। तो शुरू करते हैं। अबाउट 70,000 years ago, आज से 70,000 साल पहले, इतने पहले का तो हिस्ट्री हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया, organisms belonging to the species Homo sapiens started to form even more elaborate structures called cultures. तो इंसानों का बेसिकली हमारा जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सेपियन। तो सेपियन जो है वो हमारा स्पीशीज है, एंड जो होमो है वो हमारा जीनस है। आपको थोड़ा सा बायो का बैकग्राउंड होगा तो आपको समझ में आ जाएगा सेपियन एंड होमो, लाइक स्पीशीज नेम एंड जीनस नेम क्या होता है। हालांकि मैं इस पे डिटेल्स में बात करूंगा आगे वाले वीडियोस में। तो आज से करीब 70,000 साल पहले होमोसेपियंस बड़े बड़े ग्रुप में रहने लगे। पहले छोटे ग्रुप्स में रहते थे, फिर बड़े ग्रुप्स होने लगे जिसको ट्राइब्स कहा जाता था, एंड इलैबोरेट स्ट्रक्चर्स बनाने लगे ये कि हमारे ट्राइब में ये सबसे ज़्यादा एजड है तो सब इसकी बात सुनेंगे, ही इज़ द अल्फा मेल, तो ही इज़ responsible for our protection, and the females are responsible for taking care of the children, and the males of the fit males, the healthy males are responsible for gathering food या hunting, and इस तरह से मतलब बेसिकली एक सोशल स्ट्रक्चर बनने लगा था आज से 70,000 साल पहले सोसाइटीज में, जो ट्राइब्स थे उस वक्त के ट्राइब्स में। और इन्हीं कल्चर्स का ये पूरे दुनिया में अलग अलग कोनों में अलग अलग कल्चर बन रहा था। ऐसे नहीं कि एक सिंगल कल्चर बन रहा था सारे ट्राइब्स में। तो देयर वाज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, एंड दुनिया के अलग अलग कोनों में बन रहे थे, अपने अपने हिसाब से लोग सोच रहे थे, एंड कल्चर्स बन रहे थे। कैसे इस ट्राइब को कंट्रोल में रखा जाए, कैसे एक डिसिप्लिन में रखा जाए, कैसे प्रोटेक्टेड रखा जाए, कैसे इसको डिस्ट्रैक्शन से बचाया जाए, कैसे इसको केओस से बचाया जाए इस ट्राइब को। इन चीज़ों के बारे में इंसान सोचने लगा था। तो द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ दीज ह्यूमन कल्चर्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो इन्हीं कल्चर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं हिस्ट्री। डिफरेंट कल्चर्स को जब हम एक साथ लिंक करके पढ़ते हैं, कौन सा कल्चर पहले था, कौन सा कल्चर बाद में आया, कौन से कल्चर में डोमिनेंस आया, कौन से कल्चर ने डोमिनेट किया पूरे वर्ल्ड को, आसपास के एरिया को, एंड कौन सा कल्चर एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं इन अ साइंटिफिक वे, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये कल्चर्स में अब बहुत कुछ आ जाता है। इस कल्चर में सिर्फ अर्ली मैन का कल्चर नहीं आता है, उसके बाद जो अर्ली सिविलाइजेशंस थे, इंडस वैली,
सुमेरियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो भी एक तरह से कल्चर्स ही थे और एडवांस थे, वो अर्ली मैन से और ज़्यादा एडवांस थे। उसके बाद फिर हमारे इंडिया में भी आपने सुना है गुप्ता डायनेस्टी, ये डायनेस्टी, वो डायनेस्टी, सारे कल्चर्स है। उसके बाद मुगल्स आए, मुगल भी एक कल्चर था। आज के डेट में जो चल रहा है ये भी एक कल्चर है कि इंफॉर्मेशन एंड साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी वाला कल्चर है अभी, ठीक है। तो ये सारे कल्चर्स को जब हम एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो दैट इज हिस्ट्री। अच्छा, इसके आगे द 3 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन शेप द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। 3 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस थे, द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इनके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको यहां तक इंटरेस्टिंग लग रहा है आगे, क्योंकि काफी डिटेल्स में दिस बुक इज फुल ऑफ प्योर विजडम। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जैसे जैसे मैं वीडियोस डालता रहूंगा सुनिए, आपको काफी कुछ पता चलेगा। The cognitive revolution kick-started history about 70,000 years ago. Cognitive revolution मैंने बताया, हमारा जो ब्रेन था, ब्रेन का जो थॉट वाला जो प्रोसेस है, जो थिंकिंग के लिए जो पार्ट है हमारा ब्रेन का जो सामने वाला पार्ट है, ठीक है, तो उसमें काफी ज्यादा डेवलप होने लगा वो, मतलब बोथ वेज, बायोलॉजिकली भी डेवलप हुआ एंड थॉट प्रोसेस भी हमारे अंदर काफी कुछ लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा डेवलप होने लगा। तो बेसिकली 70,000 years ago cognitive revolution kick started history. The agricultural revolution sped it up. उसको और स्पीड बढ़ा दिया एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने करीब 12,000 साल पहले, जब इंसान हंटर गैदरर से धीरे धीरे एग्रीकल्चर करने लगा, फार्मिंग करने लगा। उसको खाना खोजने के लिए जंगलों में इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। अब धीरे धीरे 12,000 साल पहले से एग्रीकल्चर कर रहा था इंसान एंड ही वॉज मोर सेटल्ड इन लाइफ कह सकते, क्योंकि एक ही जगह में वो सब कुछ ग्रो करके अपने घर के आसपास, और उसका जो वाइल्ड लाइफ से जो खतरा होता था जब वो जंगलों में जाता था शिकार करने, तो जानवरों से जो खतरा होता था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अब एग्रीकल्चर कर रहा है जंगल में ही, अपने ग्रुप के पास ही जो बाकी होमोसेपियंस है उसी के आसपास रह के काम कर रहा है। तो इनकेस कोई वाइल्ड लाइफ अगर अटैक भी किया तो बाकी होमोसेपियंस उसको जाके बचा सकते हैं, बट ये जंगल में पॉसिबल नहीं था। जंगल में पता नहीं वो 2 किलोमीटर अंदर जंगल के अंदर कहाँ किस जानवर से लड़ रहा किसी को पता ही नहीं चलता था। तो इंसान का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज किया एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने भी, उसको ज़्यादा सेटल्ड एंड एक ही जगह में नोमैडिक एग्जिस्टेंस से धीरे धीरे परमानेंट सेटलमेंट्स बनने लगे, ज़्यादा सिक्योर था ये, यहाँ पे फैमिली लाइफ भी ज़्यादा, बच्चों की भी ज़्यादा सिक्योरिटी थी क्योंकि माँ बाप हमेशा आसपास ही रहते थे। तो इस तरह का लाइफ स्टाइल हो गया। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था एंड उसके बाद आया द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो द साइंटिफिक रेवोल्यूशन विच गॉट अंडरवे ओनली 500 years ago may well end history and start something completely different. अभी हम लोग साइंटिफिक रेवोल्यूशन में जी रहे हैं। तो जब से साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया एक अलग ही टाइप का डेवलपमेंट का एक पेस आ गया हमारे सोसाइटी में। पिछले 500 सालों में, मतलब आप मान लीजिए 1500-1600 से स्टार्ट हुआ है ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन। लोग नई नई मशीनें, नए नए टेक्नोलॉजीज आविष्कार करने लगे। हम अपना लाइफ आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को पुश करने लगे। धीरे धीरे स्टीम इंजन बना, मशीन्स बने, प्रिंटिंग, जो पहले कारीगर हाथ से छापते थे, आपको पता होगा इंडिया में भी बहुत हैंड प्रिंटिंग होता था। उसके बाद प्रिंटिंग के लिए मशीन आ गया। पहले लोग बुक हाथ से लिखते थे, लाइक अगर एक बुक का 2 कॉपी बनाना है तो हाथ से लिखते थे, तो उसमें प्रॉब्लम होता था। एक बुक का ज्यादा से ज्यादा 5-10 कॉपी, उससे ज्यादा क्या ही, कौन 1000 कॉपी निकालेगा। लेकिन आज के डेट में आप कोई भी बुक देखो, आर.डी. शर्मा देख लो, हजारों कॉपी है, मे बी लाखों कॉपी है इंडिया में आर.डी. शर्मा का। क्या ये पॉसिबल होता आज से 2000 साल पहले जब हाथ से लिखा जाता था? नो, इट वाज नॉट पॉसिबल। फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, तो प्रिंटिंग से और ज़्यादा इंफॉर्मेशन फैलने लगा। उसके बाद न्यूज़पेपर्स आए एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे
मोटर टेक्नोलॉजी आया, इंजन आए, स्टीम इंजन आया, इंटरनल कंबशन इंजन आया। धीरे धीरे साइंटिफिक रेवोल्यूशन में हम अब पुश करने लगे, चीजों को पुश करने लगे। तो इंटरनल कंबशन इंजन आया तो गाड़ियां बन गई। अब हमें घोड़े पे बैठ के कहीं पे जाना नहीं पड़ रहा था। अब हम सीधा चाबी डाले, सेल्फ दिए और गाड़ी में गियर लगा, चले गए कहीं पे। उसके बाद एयर कंडीशनिंग आया, क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी हो जा रही थी, तो हेनरी फोर्ड ने एयर कंडीशनिंग का सिस्टम लाया। तो धीरे 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 हम अपने लाइफ को ईजी बनाने के लिए अब पुश करने लगे टेक्नोलॉजी। उसके बाद गाड़ियों के बाद फिर इंफॉर्मेशन का जो एरा है वो शुरू हुआ। इंफॉर्मेशन में सबसे पहले रेडियो आया, फिर टीवी आया, फिर उसके बाद द इंटरनेट आया। तो द इंटरनेट तो हमने अपने बचपन में देखा ही हुआ है, 90s किड्स जो है तो उन्होंने देखा ही है। पहले STD हुआ करता था, याद है? बाहर कहीं किसी और शहर में कॉल लगाने के लिए संडे जाया करते थे हम लोग। STD बूथ के बाहर लाइन होती थी, क्योंकि संडे को शायद थोड़ा चीप भी होता था एंड सबको टाइम मिलता था। तो बाहर खड़े आधे घंटे बाद अपना टर्न आया। हाँ दादी जी कैसे हो, पापा कॉल कर रहे हैं, बच्चों से बात करा रहे। दैट वाज द काइंड ऑफ लाइफ। उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट आया, फिर मोबाइल फोन्स आए, फिर स्मार्टफोन्स आए। स्मार्टफोन्स ने तो दुनिया ही बदल दिया। अब इंटरनेट का भी नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है अब धीरे धीरे, AI रेवोल्यूशन। एंड हो सकता है शायद आगे जाके ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहाँ पे रुकेगा, या शायद हिस्ट्री का जो स्टडी है अभी तक जो हम बात किए, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन, शायद हिस्ट्री के इस तरह के स्टडी को खत्म ही कर दे AI। पता नहीं आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। लाइक थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट एंड सो ड्रास्टिकली। अब 2045 के बाद साइंटिस्ट्स आर ऑल्सो नॉट एबल टू प्रिडिक्ट कि क्या होगा। अगर आप ज्यादा AI एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज नहीं रखते तो शायद आपको लगता है कि आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल भी ऐसे ही सोसाइटीज होंगे, सिटीज होंगे, इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे गाड़ी चला के, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप सोचते होंगे फ्लाइंग कार्स बन जाएंगे। और ऐसे ही स्मार्टफोन में हम लोग बात कर रहे होंगे। बट नो सॉरी, अगर आपको ये लग रहा है कि 100 साल बाद इंसान ये सब कर रहा होगा, तो आई थिंक आप साइंस एंड टेक की ज़्यादा जानकारी नहीं रखते कि उसके फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में किस तरह का एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है अभी। बड़े बड़े कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये लोग, न्यूरालिंक एलॉन मस्क का कंपनी है, ये सब किस तरह के एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं, ये शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो 2045 के बाद साइंटिस्ट कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी आ जाएगा, एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनेगा, AGI, नॉट AI, एडवांस वर्जन ऑफ AI, जो कि AGI कहलाएगा। उसमें शायद कॉन्शियसनेस भी होगा, चेतना जिसको बोलते हैं। एंड उसके बाद दुनिया बदल गया रहेगा। उसके बाद क्योंकि उनके पास इतना डेटा रहता है, मशीन्स के पास, AI एंड ML में इतना ज्यादा डेटा सेट रहता है उनके पास, तो हमारे बस की बात नहीं होगी कि हम उनसे कॉम्पीट करें। वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए रहेंगे। एंड जब वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हम सेकेंड ग्रेड ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे और वो चलाएंगे दुनिया को। उनके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो आगे आगे बहुत बातें होंगी इन चीज़ों पे, किस तरह से दुनिया बदलने वाली है। सो बेसिकली ये बुक पढ़ने का वही मतलब है। ये जो प्रोफेसर यूवल है, ही इज बेसिकली अ हिस्टोरियन, और ये कनेक्ट करते हिस्ट्री को साइंस एंड टेक के साथ, एंड देन ही प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर। समझ रहे आप? तो चलिए वापस आगे बढ़ते हैं। सो साइंटिफिक रेवोल्यूशन शायद हिस्ट्री को खत्म ही कर दे। This book tells the story of how these three revolutions have affected humans and their fellow organisms. सिर्फ इंसानों की नहीं, इंसान के अलावा भी जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे हम क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, उस चीज के बारे में भी इस बुक में है। There were humans long before there was history. तो हिस्ट्री तो हमने पढ़ा 70,000 साल पहले जो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन हुआ।
उससे पहले इंसान नहीं थे क्या? बिल्कुल थे। इंसान 25 लाख साल पहले से आ चुके हैं अर्थ के सरफेस पे। एनिमल्स मच लाइक मॉडर्न ह्यूमंस फर्स्ट अपीयर्ड अबाउट 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। 25 लाख साल पहले आ चुके हैं। बट फॉर काउंटलेस जनरेशन दे डिड नॉट स्टैंड आउट फ्रॉम द myriad ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स विद विच दे शेयर्ड देयर हैबिटेट्स। अब सोचो 25 लाख साल से हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स, दो पैरों पे चलने वाले, पेड़ों पे रहने वाले मैमल्स आ चुके हैं अर्थ के सरफेस पे। बट 25 लाख में से करीब करीब 24,70,000 साल तक वी वर जस्ट लाइक एनी अदर एनिमल। हमें भी डर था कि हमसे स्ट्रांग कोई प्रेडेटर शायद हमें खा जाए, हमारे बच्चों को खा जाए, तो हम पेड़ों पे रहते थे, नंगे रहते थे। बाहर ज्यादा ठंड पड़ी तो ठंड से मर गए, ज्यादा बारिश हुआ तो फ्लड के पानी में बह गए, और रात को सांप आके बच्चे को उठा के ले गया, शेर आके बच्चे को उठा के ले गया, और थोड़ा बहुत इधर उधर फल मिला या फिर कोई चिड़िया विड़िया मरा हुआ मिला कहीं पे, या हंट कर लिए थोड़ा खरगोश वगैरह, वही खा लिए कच्चा। बस यही थी अपनी लाइफ, जस्ट लाइक एनी अदर एनिमल। हाथ से कुछ बना नहीं पाते थे, कुछ सोच के किसी चीज को यूज करके टूल के तरह हम काम नहीं कर पाते थे। हाँ, हालांकि टूल यूजेज का थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा था, बट I'll come to that. तो we were just like any other animal, एक mediocre सा animal who was scared of big predators, who used to hunt and gather food। बाहरी जंगलों में पेड़ वेड़ पे रहता था, गुफा उफा में रहता था, एंड थोड़ा वही 4-5 का एक ग्रुप या 8-10 का एक ग्रुप, बस इतना ही होता था। ठीक है। On a hike in East Africa 2 million years ago, you might well have encountered a familiar cast of human characters। अगर आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 20 लाख साल पहले, आप मान लो अफ्रीका में, आपके पास टाइम मशीन आ गया बेसिकली, एंड आप अफ्रीका में हाइक करने चले गए, तो आज से 20 लाख साल पहले, तो आपको क्या क्या चीजें दिखती उसका थोड़ा वर्णन है इसमें। हाँ, यू माइट वेल हैव एनकाउंटर्ड अ फेमिलियर कास्ट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। अब उसमें क्या क्या, कौन से कैरेक्टर्स? एंग्शियस मदर्स कडलिंग देयर बेबीज, माँ अपने बेबी को पकड़ के रखे, अरे कहीं से जानवर तो नहीं आ रहा है, देख रहे ऐसे करके, वैसे टाइप के। ठीक है। एंड क्लचेस ऑफ केयरफ्री चिल्ड्रन प्लेइंग इन द मड, कुछ बच्चे ऐसे, किसी जानवर के बच्चे, बेसिकली इंसान के बच्चे मत देखो, किसी जानवर में जो फीमेल है वो अपने बच्चों को पकड़ के रखी है, कुछ बच्चे कीचड़ में खेल रहे हैं, एंड टेम्परामेंटल यूथ स्टैफिंग अगेंस्ट द डिक्टेट्स ऑफ सोसाइटी, मतलब कुछ यंग मेल या फीमेल जानवर उसमें से दे आर लाइक फाइटिंग विद द सीनियर्स कि अरे मेरे को अपने हिसाब से करना है, तुम क्या, तुम्हारे हिसाब से ही चलना पड़ता है। होता है ये, जानवरों में भी होता है, डॉग्स में भी होता है ये चीज़ कि जो यंग है वो ओल्ड के साथ थोड़ा सा ईगो क्लैश होता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली इंसानों में भी होता ही है, हम वैसे ही जानवर थे। एंड वेरी एल्डर्स हु जस्ट वांटेड टू बी लेफ्ट इन पीस, कुछ आप बूढ़े जानवर भी देखते शायद। ये आप अगर अफ्रीका में आज से 20 लाख साल पहले हाइक पे निकलते तो शायद ये दिखता आपको कि बूढ़े जानवर कुछ ऐसे ही पड़े हुए कोने में, हमको छोड़ दो यार, ऐसे टाइप से पड़े हुए हैं। ठीक है। वो गाना है ना, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पे, अमित त्रिवेदी। यस, तो वैसे भी कोई कुछ दिख जाते हैं आपको बूढ़े जानवर। चेस्ट थम्पिंग मैचोस ट्राइंग टू इम्प्रेस द लोकल ब्यूटी, कुछ जानवर उसमें ऐसे भी दिखते, वही उसी जानवर के ग्रुप में जो बेसिकली मतलब ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं, एंड लाइक दे आर रियली वेल बिल्ट एंड बॉडी शॉडी, एब्स तो नहीं ऑब्वियसली बट वेल बिल्ट, रियली वेल बिल्ट, एंड गडिया शडिया, एंड
दारू शारू और कुड़ी छुड़ी वैसे टाइप का, थोड़ा सा कुछ वैसे भी दिखता है आपको। ऑपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने के लिए कूद रहे हैं, फाद रहे हैं। एंड वाइज ओल्ड मैट्रियार्स हु wise old matriarchs who had already seen it all। और आपको कुछ ऐसे भी जानवर दिखते हैं उसमें जो सब कुछ देख चुके हैं। दे आर जस्ट लाइक कि ठीक है यार, तुम लोग थोड़ा सेंसिबली रहो। एंड ठीक है, फीमेल्स को भी इक्वल पावर मिलना चाहिए। एंड फीमेल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मेल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सोसाइटी को एक साथ रखना है। तो you cannot be all alpha male and animal movie types, right? तो ऐसे टाइप के जानवर के कैरेक्टर्स आपको पूरे ग्रुप में दिख जाते हैं। These archaic humans loved, played, formed close friendships and competed for status and power। तो ये जो humans थे, ये बेसिकली हमारे ही जीनस के थे। होमो जो हमारा जीनस है उसी के जीनस के थे। हम और डिटेल्स में बात करेंगे कौन कौन से थे। तो दे लव्ड, प्यार होता था उनमें, आपस में खेलते थे, क्लोज बॉन्डिंग होता था, फ्रेंडशिप होता था। जब हंट करने जाते थे वो क्लोज बॉन्डिंग उनको बहुत काम आता था कि दोस्त का इशारा समझ जाता है, दोस्त को बोलना नहीं पड़ता कि ये कर, बस इशारा ही काफ़ी होता है ना। तो वो सब चीज़ें इनमें हो रही थी। एंड आपस में कॉम्पीट भी करते थे ये कि स्टेटस एंड पावर के लिए, मेरे पास एक गर्लफ्रेंड, तेरे पास कितने गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो वैसे टाइप का भी चीज़ था। एंड मेरे पास ये वेपन है, तेरे पास कौन सा वेपन है, मेरे को ये करना, ये ऐसे लड़ना आता है, तेरे को कैसे लड़ना आता है। तो इस चीज़ का भी एक कंपटीशन, सेंस ऑफ कंपटीशन धीरे धीरे इन जानवरों में डेवलप हो रहा था। जानवर क्या, वो बेसिकली हमारी पूर्वज थे, राइट। बट ऐसा तो चिंपैंजीज में भी होता था, बबून्स में भी होता था, एंड एलिफेंट्स में भी होता था। बाय द वे चिंपैंजीज हमारे बहुत ही क्लोजेस्ट रिलेटिव है। मैं आपको दिखाता हूँ चिंपैंजीज, बबून्स जो ग्रेट एप्स में आते हैं, बेसिकली आपको दिखाता हूँ। चिंपैंजीज, ये जो ग्रेट एप का, सॉरी, वाओ मेरे एकदम पीछे आ गया, नाइस। सो दिस गाय, ये बेसिकली चिंपैंजी है एक। एंड ये ग्रेट एप्स में आते हैं, हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स में आते हैं। इनकी शक्ल देखो बस, काफी हद तक मेरी शक्ल जैसे है ना। लिप्स देखो, इनका नाक देखो, नाक ऑब्वियसली ब्लंट है, लेकिन आईज, उसके बाद आई का जो सॉकेट है, आईब्रोज, काफी हद तक इनका चेस्ट देखो। एंड काफी हद तक इनमें देखो ना एक्सप्रेशंस भी, आप अगर देखोगे, जस्ट लुक एट देम। उंगली, हाथ रखने का तरीका देखो, कान देखो, काफी हद तक हमारे जैसे है। ग्रेट एप्स में आते हैं ये सब। तो हम भी बेसिकली यहीं से बने हैं। एंड ये देखो, खासकर आंखें तो हमको इन्हीं से मिला है मुझे लगता है। बट एनीवेज, सो दीज आर चिंपैंजीज। एंड मैं बबून्स दिखा देता हूं। बबून्स थोड़े से अलग थे। ये बबून्स है। ओह, so these are basically the baboons। ये थोड़े हमसे दूर ही मतलब है, रिलेटेड उतने नहीं है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। एंड इनका देखो, इनका नाक थोड़ा अलग टाइप का, इनका स्नाउट जैसे निकला हुआ है ना। तो बट ऑब्वियसली, ओह नाइस, वाओ। अच्छा, दिस इज नॉट फोटोशॉप से बनाया हुआ, ये एक्चुअली एक स्पीशीज है, ठीक है। So these are basically baboons, some kind of baboon, I don't remember the name। and तो ये सब ग्रेट एप्स में ही आते थे। वापस चलते हैं हम चैप्टर पे। तो हम लोग कुछ खास अलग नहीं थे, हमारे में भी काफी हद तक जो ग्रेट एप्स के जो स्पीशीज थे उन्हीं के जैसे थे हम लोग, काफी हद तक।
there was nothing special about humans. Nobody, least of all humans themselves, had any inkling that their descendants would one day walk on the moon. तो जो ये अर्ली ह्यूमंस थे, मैं आगे के वीडियोस में इनके फोटोज भी दिखाऊंगा मैं, तो जो ये अर्ली ह्यूमंस थे उनको शायद अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन उन्हीं का कोई डिसेंडेंट जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस इवॉल्व होके शायद चांद पे चलेगा, अपना फुटप्रिंट छोड़ेगा. आपने देखा है कि नहीं वो वाला फुटप्रिंट? अरे अमेजिंग. नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो अगेन आई डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ये शायद एक वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एंड होक्स है, मून लैंडिंग एंड ऑल दैट स्टफ. मैं दिखा रहा हूँ जो नेट पे अवेलेबल है वो दिखा रहा हूँ. तो फुट प्रिंट ऑन मून, ये देखो. सो दिस थिंग, शायद उन बंदरों में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका एक बच्चा ये फुटप्रिंट चांद के सरफेस पे छोड़ेगा. कोई अंदाजा ही नहीं होगा उनको. और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें दी है, देखो मैं पढ़ता हूं. उनमें से शायद किसी बंदर को यह भी आइडिया नहीं था कि उनका एक बच्चा एटम को स्प्लिट कर रहा होगा. एटम को स्प्लिट करके उसके अंदर क्या होता है वो कर रहा होगा. एटम्स दिखता ही नहीं है यार, उसको स्प्लिट करके उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन. अब प्रोटॉन को स्प्लिट करके उसके अंदर क्या होता है, क्वार्क्स कैसे करके आपस में जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फोर्स कैसे इंटरैक्ट कर रहा है. शायद उन बंदरों को यह पता नहीं था कि उनके बच्चे ये सब सोच रहे होंगे, कर रहे होंगे. और भी है, शायद उन बंदरों में कोई ये नहीं सोचा होगा कि उनका एक बच्चा ह्यूमन जेनेटिक कोड को डिकोड कर रहा होगा, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस कर रहा होगा. कौन सा जीन किस बीमारी के लिए या किस कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसको हटा दे तो कौन से बीमारी को हम रोक सकते हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक को आगे हेरिडिटरी बेसिस पे आगे पास ऑन होने से रोक सकते हैं. ये सब भी एडिटिंग कर रहे होंगे हम लोग एक दिन. शायद उन बंदरों ने सोचा नहीं था. या फिर कोई शायद एक हिस्ट्री बुक लिख रहा होगा उन बंदरों के बारे में, जंगल में रहने वाले जानवर, उनके बारे में उनका ही कोई एक बच्चा कहानी लिख रहा होगा. शायद ये सब सोचा नहीं था उन्होंने. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस इज दैट दे वेर insignificant animals with no more impact on their environment than gorillas, fireflies और jellyfish. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे डिस्कशन का क्या मतलब निकला कि जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस थे उनका एनवायरमेंट पे इफेक्ट बहुत ही मिनिमल था, जस्ट लाइक एनी अदर एनिमल. गोरिल्लास जानते हो कि नहीं? गोरिल्लास भी एक अलग टाइप के ग्रेट एप्स होते हैं. ये देखो गोरिल्ला, These are all great apes, हाँ, बड़े बड़े साइज में apes. ये देखो, this is a gorilla. शक्ल देखो, मेरे से मिल रही है क्या, मैच कर रही है क्या? देखो, anyways, so gorillas. आंखें देखो यार, आंखों से तो मतलब लगता है कि हाँ यस यहीं से आए हैं हम. गोरिल्लाज या फिर मतलब इनका जितना एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होता है कि एक पेड़ को उखाड़ दिया, केला खा लिया, वैसे ही टाइप का इफेक्ट हमारा भी था एनवायरनमेंट पे. तो जेलीफिश, फायरफ्लाइज उड़ गया इधर से, इधर बैठ गया, उधर रिप्रोड्यूस कर दिया, तो बहुत ही मिनिमल इफेक्ट था. बट आज के डेट में आप जस्ट सोचो इस पॉइंट को, आज के डेट में हमारा एनवायरनमेंट पे इफेक्ट इतना ज्यादा हो चुका है कि शायद एनवायरनमेंट
कोलैप्स करने के कगार पे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण टिपिंग पॉइंट्स क्रॉस करते जा रहे हैं हम लोग, जिससे कि सिर्फ इंसान ही नहीं बाकी जानवर भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। द होल वर्ल्ड कैन बिकम अ लाइफलेस प्लैनेट। इस लेवल तक पहुंच गए हम। तो इसके बारे में एक ट्री ऑफ लाइफ का भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। शायद हमारा क्या कहते हैं डेस्टिनी शायद यही है। आगे डिस्कस करेंगे हम ट्री ऑफ लाइफ के बारे में और उसमें ह्यूमन बीइंग्स का क्या रोल है। तो एनीवेज, गेटिंग बैक टू द बुक, बायोलॉजिस्ट्स क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू स्पीशीज। अच्छा, अब मैं स्पीशीज और जीनस का जो फंडा है वो अगले वीडियो में समझाता हूँ। इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, काफी लंबा हो गया वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, जय हिंद। डू सब्सक्राइब टू द चैनल।